प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आज की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इतिहास विषय के द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के तृतीय भाग का हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने इसके प्रथम भाग में और द्वितीय भाग में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, भारत में राष्ट्रवाद के प्रारंभ के बारे में, गांधी जी और उनके सत्याग्रह के बारे में, रॉलेट अधिनियम के बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन आदि जैसे आंदोलनों के विषय में हमने अध्ययन किया। बच्चों, उसी क्रम में अब हम लोग चलते हैं कि इसके आगे आज के जो हमारे शिक्षण बिंदु हैं उन पर हम दृष्टि अपने डालते हैं। पहला है नमक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में हम जानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। सामूहिक अपनेपन का भाव क्या था और यह कैसे उत्पन्न हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या था, इसके विषय में हम जानेंगे। बच्चों, आज के हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक प्रभावों की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनको हम समझ सकेंगे। समाज के विभिन्न वर्गों पर इन आंदोलनों के प्रभावों का हम मूल्यांकन कर सकेंगे। एकता और विविधता की शक्तियों के बीच हम जो विचार हैं, उनके जो तरीके हैं, उनके विषय में भी हम जान सकेंगे। बच्चों, भारतीय राष्ट्रवाद के विषय में सामूहिक अपनेपन का भाव, समाजों और समूहों के मध्य जो संबंध है और सहयोग है, उनमें योगदान देने वाली प्रेरणाओं को हम आत्मसात कर सकेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप और उसके प्रभाव को हम समझ सकेंगे। बच्चों, सविनय अवज्ञा और गांधी जी। बच्चों, एक प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा क्या था। आपने पहले पढ़ा था असहयोग। असहयोग का तात्पर्य था सहयोग न करना। किसका? अंग्रेजों का। सविनय अवज्ञा दोनों में अंतर है। वहाँ हम असहयोग कर रहे थे, किसी प्रकार का हम उनकी बात को न मानने जैसा कार्य नहीं कर रहे थे, हम केवल असहयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, हम अवज्ञा कर रहे हैं, अर्थात उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना। और कैसे कर रहे हैं? सविनय, विनय के साथ, अर्थात हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। गांधी जी के जीवन में हिंसा के लिए कोई महत्व नहीं था। हमने प्रथम भाग में भी आपको इसके बारे में बताया था। तो हम सविनय अवज्ञा कर रहे हैं। अब बच्चों, इसी क्रम में आगे चलते हैं कि सविनय अवज्ञा करने की आवश्यकता क्यों हुई। साइमन आयोग का भारत आगमन ये 1928 में हुआ। बच्चों, ये साइमन आयोग जो था, ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में अंग्रेज सरकार ने इसका नियुक्त किया। वैसे यह आना था 1929 में, लेकिन यह आ गया एक वर्ष पहले। कैसे? जब 1919 का अधिनियम बना था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है, उसके 10 वर्ष के बाद भारत में राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से कि देखें हम इन्हें स्वराज्य और स्वशासन जैसी जो मांग चल रही है उसके संबंध में क्या दे सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष के बाद भेजना था। लेकिन जो इंग्लैंड में सरकार थी, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आगे आने वाले चुनाव में उसकी सरकार बनेगी अथवा नहीं। इसलिए उसने 2 वर्ष पूर्व में ही इस आयोग की स्थापना कर दी और सर जॉन साइमन 1928 में भारत आगमन इनका हुआ। बच्चों, जब ये मुंबई आकर के उतरे महोदय, तो इनका जोरदार विरोध हुआ। इन्हें काले झंडे दिखाए गए और कहा गया साइमन बाहर जाओ, साइमन वापस जाओ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, गोरे थे, किसी भी भारतीय को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। यह इसका जो विरोध था राष्ट्रव्यापी हुआ। बच्चों, जैसे पंजाब में लाला लाजपत राय ने इसी का विरोध किया था और इसके विरोध करते हुए उनके ऊपर लाठियों से प्रहार किए गए और वो जो है मृत्यु को प्राप्त हुए। बच्चों, इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में साइमन जो आयोग था उसका विरोध हुआ। मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में प्रबल विरोध किया गया। यह एक क्रम जारी रहा। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है वो दिसंबर 1929 से जनवरी 1930 के मध्य हुआ। तो एक तो लोग साइमन आयोग से नाराज थे, ऊपर से जो लोगों के ऊपर प्राणघातक हमले किए गए, बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो हिंदुस्तान के निवासियों का खून खौल रहा था। ऐसे में क्या हुआ, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है वो दिसंबर 1929 में
प्रारंभ हुआ और जनवरी 1930 तक चला। बच्चों, इस अधिवेशन में क्या विशेष था? इसमें विशेष यह था कि पहली चीज हमने यह निर्णय लिया कि स्वतंत्रता दिवस की शपथ हमने ली 26 जनवरी 1930। क्यों ली? इस आप देख रहे होंगे इस अधिवेशन में ये जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं और सभी कांग्रेस के सदस्य खड़े हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने यह शपथ दिलाई कि जब कभी भी हमारे देश को स्वतंत्रता मिलेगी तो हम 26 जनवरी को उसे लागू करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी के दिन लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया और हम लोगों ने यह शपथ ली। बच्चों, वहीं पर यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध हमें कुछ विशेष करना है। आगे देखते हैं गांधी जी और इरविन से 11 सूत्री मांगे। गांधी जी ने उस समय लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल थे, तो उनसे गांधी जी ने कुछ अपनी मांगे रखी जो 11 सूत्री मांगे कही जाती हैं। इनमें से कुछ विशेष हैं और कुछ सामान्य हैं। जैसे विनिमय दर घटाकर शिलिंग 4 पैसे कर दी जाए, जो विनिमय दर थी अदला बदली उसे घटा दिया जाए, भूमि लगान आधा कर दिया जाए और सेना के व्यय में 50% कटौती की जाए। प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि सेना के व्यय में बढ़ोतरी कर दी गई थी, उसी व्यय को कम करने की बात गांधी जी ने रखी। नमक कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। बच्चों, नमक सभी लोग खाते हैं और उस पर कर लगता था, जिसकी मांग भी इन्होंने की। राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाए एवं आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने की अनुमति दी जाए, यह बात भी गांधी जी ने कही। उच्च पदस्थ लोगों के वेतन आधे कर दिए जाएं, यह बात भी गांधी जी ने कही। बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 कैसे प्रारंभ हुआ इस आंदोलन का? बच्चों, जब सविनय अवज्ञा का प्रारंभ हुआ तो गांधी जी ने देखा कि जब इरविन ने इनकी बात नहीं मानी तो मजबूर में होकर के गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। समस्त देशवासियों को संदेश दिया कि हमें अंग्रेजी सरकार का पूरी तरह विरोध करना है, उनकी बात नहीं माननी, किसी प्रकार का उन्हें सहयोग नहीं देना है। और इसका प्रारंभ हुआ दांडी मार्च, जो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समापन हुआ। बच्चों, दांडी मार्च गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च को प्रारंभ किया। अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर की जो यात्रा थी गांधी जी ने 24 दिनों में पूरी की। प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलते थे, कुछ लोगों को साथ लेते थे और एक लंबा काफिला चलता गया। 5 अप्रैल 1930 को यह जो है समुद्र के तटीय इलाके दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और 6 अप्रैल को इन्होंने जाकर के नमक कानून को तोड़ा। कैसे? यह देखिए एक चित्र है जिसमें गांधी जी चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और दूसरे में देखिए नमक कानून को तोड़ रहे हैं, अर्थात सांकेतिक रूप से इन्होंने वहां उबाल करके नमक बनाया। तो बच्चों, ये प्रारंभ था हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब सविनय अवज्ञा के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से थे, किस तरीके से हमने विरोध किया, गांधी जी ने कैसे इसको विरोध किया? पहला, नमक कानून एवं ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना था, हमें नहीं मानना था, यह हुआ। दूसरा, अदालतों, सरकारी विद्यालयों, सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना था। तीसरा, भू राजस्व, लगान एवं अन्य करों की अदायगी नहीं करनी थी। शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की दुकान पर शांतिपूर्ण धरना देना था। खास करके जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग किया और उन्होंने दुकानों को बंद करा दिया, जिससे क्या हुआ, सरकार का जो कोष था वो लगभग आधा रह गया। सरकारी सेवाओं से लोगों ने त्यागपत्र देना प्रारंभ कर दिया। विदेशी वस्तुओं एवं वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, उनकी होली जलाई गई। बच्चों, आगे हम देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता। जब देखा इरविन ने कि आंदोलन तो राष्ट्रव्यापी हो चुका है, क्यों? क्योंकि जब गांधी जी को इन्होंने पकड़ लिया, जैसे ही दांडी मार्च में गांधी जी को इन्होंने कैद किया तो ले जा करके इन्होंने मुंबई में उनको कैद कर दिया। फिर उनकी जगह सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपना मोर्चा खोल लिया। लाल कुर्ती आंदोलन उन्हीं के अंतर्गत चलता था। तो बच्चों, उसके बाद महाराष्ट्र में अन्य लोगों ने आंदोलन को पकड़ लिया, जैसे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने महाराष्ट्र में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जैसे अन्य जो हमारे क्रांतिकारी भाई थे, उन्होंने कटक में, उड़ीसा में और बंगाल में, असम में जगह जगह ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया था। ऐसे में फिर इरविन को झुकना पड़ा और उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कि नहीं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। और दिल्ली में 5 मार्च 1931 को इस पर चर्चा हुई।
जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में क्या किया, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। अब यहाँ ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या है बच्चों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज से तात्पर्य है राउंड टेबल, अर्थात इंग्लैंड में 3 ऐसे सम्मेलन हुए जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का होना अनिवार्य था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस समय तक देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व संस्था बन चुकी थी। आपको बता दें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया था, और अगर कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं जाएगा तो अंग्रेज उस बात को अपनी हार स्वीकार कर रहे थे। अतः गांधी जी को मनाया गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड जाने पर राजी कर दिया गया। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आश्वासन मिला, परंतु जिन पर हिंसा के मामले नहीं थे। आपको बताते चलें कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को इसी के तहत रिहाई नहीं मिली थी, क्योंकि उन पर इन लोगों ने हिंसा का मामला बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि भगत सिंह आदि ने जो हमारे लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलाई गई थी, निर्दोष हत्या की गई थी, उसका बदला लिया था उसको मार करके, तो इसलिए इनको रिहा नहीं किया गया। बच्चों, समुद्र तटीय क्षेत्रों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की भी छूट हमें प्राप्त हो गई थी, तो ये हमें उपलब्धियां मिली थी। अब ये आता है गोलमेज सम्मेलन। आप देखिए 1930 से 1932 तक यह गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है 12 सितंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 ईस्वी तक हुआ। बच्चों, इसमें सभी दलों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें नहीं गया था। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने शिरकत की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 2 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ। इसमें गांधी जी गए। गांधी जी जब वहाँ गए, इन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन वहाँ पर जो अंग्रेजी सरकार थी वो फूट डालो और राज करो की नीति पर आगे बढ़ना चाह रही थी कि किसी भी तरीके से भारत को खंड खंड में विभाजित कर दिया जाए, हिंदू में दलित वर्ग को अलग कर दिया जाए, सिख वर्ग को अलग कर दिया जाए, मुस्लिमों को अलग कर दिया जाए, और ये फूट डालो राज करने से उनका राज्य बना रहता। गांधी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया और वापस लौट आए। जब यहाँ आए तो गांधी जी ने कहा कि हम खाली हाथ गए थे और खाली हाथ ही आए हैं, अतः निराश थे। जब निराश थे तो उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन है जो 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक हुआ। बच्चों, इसमें भी कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी ने भाग नहीं लिया। यह देखिए गोलमेज सम्मेलन का एक चित्र है, आपके लिए हमने इसमें चस्पा किया है। सभी लोग देखिए राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं, यही गोलमेज सम्मेलन इसी को कहा जाता है। बच्चों, आगे हम देखते हैं, आपके लिए एक हमारा प्रश्न है, यदि आपसे आज के समय सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे? उदाहरण देके बताएं। बच्चों, आज लोकतंत्र है भारत में, जब हमारी बात कोई सरकार नहीं मानती, अन्याय करती है, तो ध्यान दिया होगा कि हम बिना किसी शस्त्र लिए निःशस्त्र विद्रोह हम करते हैं, अपनी बात कहेंगे। शांति एवं निरायुध सम्मेलन हमारा जो है ये अधिकार है, मूलाधिकार के शांति एवं निरायुध सम्मेलन, आयुध रहित सम्मेलन। हम जाएंगे और हम कहेंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, नारे लगाएंगे, काली पट्टी बांधेंगे, हम धरने पर बैठ जाएंगे, सभी गांधीवादी नीतियों का अनुपालन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और सरकार को झुकाएंगे। यही है हमारा सविनय अवज्ञा करना। तो इसी तरीके से गांधी जी ने विजय पाई। बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थी? आप देख रहे होंगे कि गांधी जी एवं छुआछूत विरोधी आंदोलन। गांधी जी छुआछूत के बहुत विरोधी थे। बच्चों, हमारे देश की प्रमुख बीमारियों में एक छुआछूत अस्पृश्यता प्रमुख बीमारी थी। हम लोग ऊंच नीच में बहुत विश्वास रखते थे और गांधी जी इस बात से बहुत दुखी थे और कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मैला धुआता है सर पर रखकर, तो मैं ऐसे व्यक्ति को त्याग दूंगा। तो वह स्वयं जो है मैला साफ करने लगते थे। अर्थात उनका उद्देश्य था कि सभी भारतवासी एक जैसे हैं, आपस में इस प्रकार का विभेद ठीक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एवं दलित वर्ग एसोसिएशन 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी दलितों के मसीहा के रूप में उभरे थे और वो कांग्रेस से अलग होकर के वो दलित वर्ग के लिए विशेष मांग कर रहे थे केंद्रीय विधान परिषद में
और राज्य परिषद में अपना प्रतिनिधित्व के लिए दलित वर्गों के लिए विशेष मांग कर रहे थे, जिस बात का गांधी जी विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यह तो अंग्रेजों के मन का हो रहा था। अगर हमारे दलित भाई हमसे अलग हो जाते, मुस्लिम भाई भी अलग हो जाते, तो हमारे देश को स्वाधीनता न मिल पाती। इसलिए गांधी जी और अंबेडकर में आपस में द्वंद्व हुआ मानसिक। अंततः गांधी जी और अंबेडकर जी को मनाया गया और उन लोगों के बीच में समझौता कराया गया, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। बच्चों, यह 1932 में हुआ। इसी समय कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी, अर्थात दलित वर्ग को अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात अंग्रेजों ने कह दी थी। फूट डालो राज करो के बीज जो है बो दिए थे। इसलिए पूना समझौता हुआ और गांधी जी ने पुनः अंबेडकर को अपने साथ लिया और दलित जो भाई थे हमारे, उनको केंद्रीय विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया। लेकिन अलग जो निर्वाचन की मांग थी, वह मांग नहीं मानी गई। इसी क्रम में मोहम्मद इकबाल द्वारा मुस्लिमों के लिए भी अलग निर्वाचन की मांग 1930 में प्रारंभ कर दी। बच्चों, आपको बता दें, चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने सबसे पहले अलग पाकिस्तान की मांग की थी और ये कहा कि जो पंजाब है, कश्मीर है और इस्तान जो आधा है उसमें सिंध है, और जो हमारा ये पूर्वी हिस्सा है जो मुस्लिम बाहुल्य है, इनको मिला करके एक अलग राज्य पाकिस्तान की मांग थी, जिसमें जो हमारे मुस्लिम भाई है वो अपने मुस्लिम भाई को ही चुनेंगे। तो ये भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय था, देश के साथ षड्यंत्र था कि देश किसी भी प्रकार से आज़ाद न हो पाए। गांधी जी ने इनसे भी सामंजस्य बिठाया और प्रयास किया कि सभी लोग एक साथ रहें। बच्चों, एक गतिविधि है, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले विभिन्न वर्गों के हित अलग अलग थे। उनमें से कुछ हितों के विषय में आप बताएं। बिल्कुल सही बात है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी के हित अलग थे। जो किसान कृषक थे छोटे, उनका लाभ था कि नहीं, हमें कर नहीं देना पड़ेगा, हमें भूमि जो है वो किसी की बेगार नहीं करनी पड़ेगी, भूमि मिल जाएगी और हम अपना खेती किसानी का काम करेंगे। जमींदार वर्ग को यह लाभ था कि उसे उम्मीद थी कि नहीं, हमें जो है ज़्यादा कर अंग्रेजों को नहीं देना पड़ेगा, इसलिए वो सविनय अवज्ञा में भाग ले रहे थे। व्यापारी वर्ग को यह लाभ था कि नहीं, जो वस्तुएं आयात हो रही हैं, जिन पर आयात कर अधिक लगाया जा रहा है, वो आयात कर मुक्त हो जाएंगी तो हमें अधिक लाभ मिलेगा, यह उनका लाभ था। इसी तरीके से जो हमारा संपन्न वर्ग था, उसको यह था कि हमें उद्योग धंधों में फ़ायदा मिलेगा। हमारे जो दलित भाई थे, उन्हें यह उम्मीद थी कि हमारे लिए अलग जो है चुनाव की और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी जाएगी। हमारे जो मुस्लिम भाई थे, उन्हें यह लाभ था कि नहीं, हमारे लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी जाएगी और हमें अलग निर्वाचन का लाभ मिलेगा। आदि आज सबको अपने अपने लाभ थे। लेकिन जब गांधी जी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रयास किया कि नहीं, सब एक होकर के एक मंच पर आएँ, तो देश को आज़ादी प्राप्त हो सकती है और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अभी हमने बताया 1930 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने यह शपथ ले ली थी कि नहीं, अब हमें स्वराज्य और हमें स्वशासन नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों को भारत से भगा करके ही दम लेना है। यह निर्णय हमारे लाहौर अधिवेशन में कर लिया गया था। बच्चों, आगे चलते हैं। सामूहिक अपनेपन का भाव। आप देख रहे होंगे कि सामूहिक अपनेपन का भाव कहाँ से आता है। जब भी हम कहीं किसी विपत्ति में होते हैं तो हमें अपना पराया नहीं दिखाई पड़ता। आपके गांव में अगर कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ यह नहीं देखेंगे कि किसका घर बह रहा है, कौन डूब रहा है, वहाँ अपना पराया आप भुला देंगे। आपके अंदर क्या उत्पन्न होगा कि हमें अपने गांव को बचाना है, और इसी को सामूहिक अपनेपन का भाव कहा जाता है। तो जब कोई समस्या राष्ट्रव्यापी होती है, अंग्रेज हमारे राष्ट्रव्यापी हो करके हमारा शोषण कर रहे थे विभिन्न तरीके से, तो वहाँ पर सामूहिक अपनेपन का जो भाव है वो उत्पन्न हुआ। हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और लक्ष्य एक ही था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना। बच्चों, सामूहिक अपनेपन की भावना संयुक्त संघर्षों की वजह से उत्पन्न हुई थी। अभी मैंने बताया, भले ही किसानों, जमींदारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, दलितों, मुस्लिमों, सबके हित अलग अलग हों, अभी हमने चर्चा की, लेकिन अपनेपन का भाव सब में उत्पन्न हुआ क्योंकि लक्ष्य एक था, अंग्रेजों को भारत से भगाना। इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र एवं प्रतीक प्रभावों से राष्ट्रवाद लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। आपको एक चीज़ बता दें कि सबसे प्रभावशाली जो चित्र है वह तब बनता है जब हम किसी
बात को, किसी चित्र को छवि रूप में अपने समक्ष पाते हैं। धीमे धीमे करके भारत को हमने भारत माता के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया और जो हमारी भावना थी वो भारत माता के रूप में प्रदर्शित होने लगी। तो यह जो हमारी सोच थी इसने हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न कर दिया। राष्ट्र की पहचान का सबसे प्रभावी उपाय उसे चित्र रूप में अंकन करने से होता है। इसलिए धीरे धीरे भारत माता की पहचान माता की छवि लेने लगी। आगे चलते हैं बच्चों। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा भारत माता की सर्वप्रथम छवि बनाई गई। जी हाँ, वंदे मातरम गीत का प्रयोग किया गया। आपको बताते चलें, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया? वंदे मातरम गीत की रचना की थी, जो 1905 के स्वराज्य आंदोलन का प्रमुख गीत बना था। तो इसने भी राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने भारत माता की छवि को अलंकृत किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो बहुत बड़े कवि थे, दार्शनिक थे, शिक्षा शास्त्री थे। तो इन्होंने क्या किया? राष्ट्रवादियों द्वारा लोक गाथा, गीत, बाल गीत आदि को प्रसारित किया। गांव-गांव जाते थे और लोगों को विभिन्न गीतों को, कहानियों को, कविताओं को सुना करके एकता के भाव में उनको पिरोते थे, जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो और सामूहिक अपनेपन का भाव उत्पन्न हो। स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल में बच्चों तिरंगा बनाया गया था। जैसे आज हमारा तिरंगा है वैसे बंगाल में भी बना था, हरा, पीला और लाल, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी को एकता के सूत्र में पिरोया गया था। वह हमारी राष्ट्रीय पहचान थी। बच्चों, ये दो चित्र हैं भारत माता की छवि। ये पहला चित्र है जिसमें भारत माता को सन्यासिनी के वेश में दिखाया गया है और वो एक माला लिए हाथ में देखिए अपने चित्र में खड़ी हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और दूसरे चित्र में अलंकृत चित्र है जो वर्तमान भारत माता का चित्र है, जिसमें माँ सिंह पर खड़ी हैं और सशक्त रूप में दिखाई दे रही हैं और हाथ में एक जो है झंडा है और एक हाथ को वरदान दे रही हैं। तो ये दो चित्र हैं जो हमारे सामूहिक अपनेपन के भाव को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। गांधी जी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने पुनः 1932 में प्रारंभ किया तो धीमे धीमे करके 1934 तक उनको फिर से उसको समाप्त करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजी सरकार हमारी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बच्चों, उसी बीच में विभिन्न वर्गों की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। जो हमारे सिख हैं वो अपनी मांग कर रहे थे, मुस्लिम अलग राज्य की मांग कर रहे थे, दलित भाई अपना प्रतिनिधित्व अलग मांग रहे थे। तो फूट डालो राज्य करो की जो भावना थी वो हमारे राष्ट्रवाद में और सामूहिक अपनेपन के भाव में बाधक बन रही थी। देखिए, गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब हम एक ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे जो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अंग्रेजों को भारत से भगा के ही मानेंगे। ऐसा निर्णय लिया। उसी निर्णय में क्या हुआ कि जो बिखराव बढ़ता जा रहा था, कांग्रेस जबकि सभी को एक करने में प्रयासरत थी। क्रिप्स मिशन की असफलता। ये क्रिप्स मिशन क्या था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया कि देखें भारत की स्थिति क्या है, क्या इन्हें हम स्वशासन दे सकते हैं, उसकी जानकारी करने के लिए आया। अब स्टैफर्ड क्रिप्स जब आए सबको संतुष्ट न कर पाए, कांग्रेस पूरी तरह विरोध में थी और द्वितीय विश्व युद्ध भी हो चुका था जो 1939 से 1945 तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध से भी हमारा हिंदुस्तान बहुत परेशान था, दुखी था। बच्चों, उनके प्रभावों से व्यापक असंतोष था। क्या हुआ? अतः गांधी जी ने अंग्रेजों को अंतिम रूप से भारत से बाहर करने का निर्णय लिया। वर्धा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया 14 जुलाई 1942 को। महाराष्ट्र में एक स्थान है वर्धा, वहां पर ये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और वहां प्रस्ताव पारित किया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो था उस प्रस्ताव का समर्थन किया गया। कब? 8 अगस्त 1942 को। बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ अगले दिन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया और नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। यह नारा पूरे देश में आग की तरह फैला और पूरा देश इसमें कूद पड़ा। जहां एक ओर यह आंदोलन देशव्यापी था, वहीं दूसरी ओर यह वास्तविक जन आंदोलन था। क्यों? क्योंकि इसमें छात्र, मजदूर, किसान, महिलाएं सभी लोग स्वतः इसमें कूद पड़े थे। इसमें अधिकतर नेताओं की सक्रिय भागीदारी रही। कैसे? जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, बंगाल में मातंगनी हाजरा, असम में कनकलता, उड़ीसा में रमा देवी आदि आदि।
बहुत सारे जो हमारे राष्ट्र नेता थे वो इसमें शामिल हुए। बच्चों, यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, अंग्रेजों की चूड़े हिल गए और अंग्रेजों को जाना ही पड़ा। पहला ऐसा आंदोलन था जो सफल हुआ। हालांकि कुछ इतिहासकार इसको असफल बताते हैं, लेकिन वास्तविकता में इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजों ने 1946 में हमारे संविधान को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा था, तो इसकी सफलता ही तो थी। अतः आगे देखते हैं बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो इन तीनों भागों के हिसाब से हमने इसमें सम्मिलित की हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, आपको हम बता चुके हैं। चंपारण सत्याग्रह आपने पढ़ा था, 1917 में हुआ था। बाबा रामचंद्र एवं किसान सभा हमने बताया था। फैजाबाद, आपका प्रतापगढ़, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में जो बाबा रामचंद्र थे उन्होंने किसानों के पक्ष में आंदोलन किया था 1918 से 1919 तक। रॉलेट अधिनियम 1919 आपको बताया था कि काला कानून की संज्ञा दी थी गांधी जी ने। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था, है ना। और इसी के विरोध में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। बच्चों, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है 19 में हो चुका था और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ, 22 में समाप्त हो गया था चौरी चौरा कांड के बाद। साइमन आयोग भारत कब आया, 1928 में। यह आयोग 1927 में बन गया था, परंतु भारत आया 1928 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई, 1929-1930। हमने आपको बताया था कि अर्धरात्रि में 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया और शपथ ली गई कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे। लेकिन चूंकि हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हो चुका था, अतः हमने क्या किया, 26 जनवरी को अपना गणतंत्र लागू कर दिया। तो यह चीज़ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू हुआ और पुनः समझौता हुआ कब, 1932 में। पुनः समझौता किसके साथ हुआ, भीमराव अंबेडकर जी के साथ। अभी हमने आपको बताया। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से 1945 के मध्य। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ, अभी आपको बताया 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा, गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझा, कैसे कैसे उस आंदोलन में हमने क्या क्या विरोध किया, विनय पूर्वक अंग्रेजों का अवज्ञा की, बात नहीं मानी। आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थी, अर्थात दलित वर्ग कैसे ले रहा था, मुस्लिम वर्ग कैसे ले रहा था, आज किसान वर्ग कैसे ले रहे थे उस आंदोलन को। सभी ने अपने अपने हिसाब से उस आंदोलन को लिया। तो इस सीमाओं के अंतर्गत हमने यह जाना, सामूहिक अपनेपन का भाव और राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में आपस में क्या संबंध था, किस प्रकार सामूहिक राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, उसको हमने जाना। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में हमने ज्ञान प्राप्त किया। इसी क्रम में आज का जो गृह कार्य है बच्चों, गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाना पड़ा, आपको लिख के लाना है। गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ, आपको जानकारी है, जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है, उसके बारे में बताना है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, इसके विषय में लिखना है। सामूहिक अपनेपन की भावना को उत्पन्न करने में रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या योगदान रहा, आपको लिखना है। गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से चले जाने हेतु तो कौन सा आंदोलन चलाया, इसके विषय में आपको विस्तृत लिखना है। बच्चों, अगर आप इस पाठ से संबंधित विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे दीक्षा ऐप पर जाकर के कर सकते हैं, अथवा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube लिंक पर भी जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपने इन तीनों भाग में पूरा अध्ययन जो किया है उसमें बहुत कुछ सीखा होगा। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी पुनः आपसे एक बार नमस्कार करके विदा लेता हूँ। धन्यवाद।